तो जय हिंद जय जोहार। आज है 18 सितंबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो आज है, जैसा कि पता है, 18 सितंबर है, तो आज मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। तो याद रखेंगे, आज मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। चलिए समाचार पत्रों के खास खबरों की ओर चलते हैं। तो 75 वर्ष के हुए मोदी, देश दुनिया के नेताओं ने दी बधाई, दिल खोलकर की प्रशंसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 75 साल के हो गए हैं। देश में राजनीति, हलकों, खेल, उद्योग व सिनेमा जगत की नामचीन हस्तियों के साथ ही दुनिया भर के नेताओं ने मोदी को जन्मतिथि की बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर देश भर में कहीं रक्तदान शिविर लगे तो कहीं हवन यज्ञ हुए। भाजपा ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की, तो साथ ही नमो ऐप पर सेवा पर्व लॉन्च किया गया। तो ट्रंप, पुतिन, नेतन्याहू, मेलोनी, अल्बनीज समेत विश्व भर के नेताओं ने फ़ोन कॉल किए या वीडियो संदेश भेजे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, भारत की प्रगति और द्विपक्षीय संबंधों को वैश्विक नेताओं ने खूब सराहा। मोदी बोले कि मैं विकसित भारत के सपने के लिए और अधिक ऊर्जा से काम करूंगा। देखिए, पुरी में समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बुधवार को कलाकृति बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मतिथि की शुभकामनाएं दी। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। तो देश दुनिया ने देखा जैश आतंकी रो रो कर बता रहा था अपना हाल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से नहीं डरता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। वीर जवानों ने पलक झपकते पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। देश दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के जैश आतंकी ने कैसे रो रो कर अपना हाल बताया। यह नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से नहीं डरता, घर में घुसकर मारता है। पीएम ने बुधवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के भौसोला में देश के पहले पीएम मित्र पीके यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एम्परेल पार्क के शिलान्यास के साथ ही देश भर के लिए स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। तो ये दो चीज़ हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरेल पार्क, ये इसका उद्घाटन किया गया, साथ ही स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, नारी, युवा, गरीब व किसान। आज इस कार्यक्रम में चारों स्तंभों को नई ऊर्जा देने का काम हुआ है। मोदी ने कहा कि घर में माँ बीमार हो जाए तो पूरा परिवार चरमरा जाता है, इसलिए माँ बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत 2 अक्टूबर तक देश भर में लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों में जांच जरूर कराएं। और 46 मिनट के संबोधन में सिर्फ विकास व महिला स्वास्थ्य सुरक्षा पर बात हुई। मध्य प्रदेश के धार जिले में किया देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी पीएम मोदी ने की शुरुआत। वहीं अगली खबर में है, लंबे ड्रामे के बाद खेलने को मजबूर हुई पाकिस्तानी टीम। तो एशिया कप में रविवार के मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। 7 विकेट से मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने विपक्षी टीम से हाथ नहीं मिलाया। सूर्य ने इसके बाद इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों और भारतीय सशस्त्र बलों को दिया, जिससे बौखलाई पाकिस्तानी टीम ने मैच रेफरी एंडी फायरक्राफ्ट से शिकायत की, पर कुछ भी कानून के विरुद्ध नहीं होने के कारण मैच रेफरी ने भारतीय टीम के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से 2 बार एयरक्राफ्ट को हटाने की मांग की, जिसे क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था की जांच समिति ने इनकार कर दिया। इसके बाद पीसीबी ने बुधवार सुबह से ही बाइकआउट का ड्रामा किया, लेकिन भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे उसकी टीम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंची। यूएई के विरुद्ध मैच में पाई क्राफ्ट रेफरी के रूप में टॉस के समय मौजूद रहे।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो SIR में आधे मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई दस्तावेज। तो चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होने की स्थिति में आधे मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। दरअसल इन मतदाताओं के नाम उनके राज्यों में हुए पिछले SIR के बाद तैयार मतदाता सूची में शामिल होंगे। आयोग ने कहा ज़्यादातर राज्यों में मतदाता सूची की आखिरी पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अगले SIR के लिए इसी साल को कट ऑफ डेट का आधार माना जाएगा। जिनके नाम उस समय की मतदाता सूची में थे उन्हें अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए कोई नया कागज नहीं देना होगा। जो नए मतदाता बनना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा। वहीं अगली खबर में है भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करेगा यूरोपीय संघ। तो भारत के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों पर EU ने जारी किया नया एजेंडा। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चेतावनी, भारत के साथ सहयोग की बात। तो यूरोपीय संघ यानी EU ने भारत के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए व्यापक रणनीतिक एजेंडा जारी किया है। इस न्यू स्ट्रेटजिक EU इंडिया एजेंडा नामक घोषणा पत्र पर कारोबार, रक्षा सहयोग, मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA और रूस यूक्रेन विवाद जैसे मुद्दे पर विशेष फोकस किया गया है। EU ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र व सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अहम साझेदार बताया है। रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि रूस के साथ भारत के मौजूदा ऊर्जा कारोबार को लेकर EU की आपत्तियां हैं। फिर भी EU भारत के उदय को वैश्विक शक्ति के रूप में स्वागत योग्य मानता है, जो दोनों पक्षों के लिए नए अवसर पैदा करता है। EU ने 2025 के अंत तक भारत के साथ FTA को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई और इसे आपसी संबंधों में मील का पत्थर माना। भारत के साथ रक्षा सहयोग की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है EU यानी यूरोपियन यूनियन। भारत के साथ रूस से भी कारोबारी वार्ता। जी हाँ, भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को लेकर कतई बैकफुट पर नहीं है, बल्कि वह इसे और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को 16 सितंबर को जिस दिन नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कारोबारी समझौतों के लेकर बातचीत हुई, उसी दिन देर शाम यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन यानी EAUE के व्यापार आयुक्त आंद्रे स्लेपनेव ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। बैठक में भारत और EAU के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर तेजी से बातचीत के लिए एक रोड मैप को मंजूरी दी गई। दोनों पक्षों ने नवंबर 2025 की शुरुआत में भारत में पहले दौर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई, जिसमें भावी समझौते के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा होगी। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि बहुत संभव है कि भारत अमेरिका के बीच कारोबारी समझौते होने के कुछ ही महीने भारत और EAU के बीच में FTA हो जाए। रूस EAU का सबसे प्रमुख सदस्य है। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान अन्य सदस्य हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि भारत और रूस के बीच FTA को लेकर पहले भी कई बार बातचीत हुई है। जुलाई 2024 में मॉस्को में भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में यह मुद्दा उठा था। इस साल के अंत में PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले FTA पर संगठित तौर पर वार्ता की शुरुआत हो जाएगी। भारत इसके लिए खास तौर पर रुचि ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह रूस के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो PM विश्वकर्मा योजना से 2 साल में जुड़े 30 लाख लोग। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू होने के 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने इसका अपडेट साझा किया है। इस योजना में अब तक करीब 30 लाख कारीगर व शिल्पकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 26 लाख लोगों को कौशल सत्यापन और ट्रेनिंग का लाभ भी दिया जा चुका है। योजना के तहत अब तक 41,188 करोड़ रुपए के 4.7 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यह कारीगरों व शिल्पकारों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है।
तो सरकार ने बताया योजना के तहत सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन राजमिस्त्री पेशे में देखने को मिलता है, जो इस बात को दर्शाता है कि निर्माण कार्य से जुड़े पारंपरिक व्यवसाय अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की रोजी रोटी का साधन है। सरकार ने कहा कि योजना का उद्देश्य सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि कारीगरों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करना भी है। इसके लिए 23 लाख से अधिक ई-वाउचर टूल किट प्रोत्साहन के रूप में जारी किए गए हैं। वहीं अगली खबर में है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन की बात की जा रही है। तो CDS चौहान बोले, भविष्य के लिए तैयार हो रही भारतीय सेनाएं लगातार जारी रहेंगे सुधार। कोलकाता में आयोजित 3 दिवसीय 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का हुआ समापन। तो कोलकाता में आयोजित सशस्त्र बलों का 3 दिवसीय 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन बुधवार को संपन्न हो गया। यहां सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में आयोजित सम्मेलन में सशस्त्र बलों के भविष्य का रोडमैप तैयार किया गया और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सितंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने समापन संबोधन में कहा कि भारतीय सेनाएं हमेशा चुस्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए लगातार सुधार करती रहेंगी। सुधारों को एक सतत प्रक्रिया के रूप में संस्थागत बनाना जरूरी है, ताकि जटिल वैश्विक माहौल में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देशों के अनुरूप सुधारों की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई हैं। सुधारों और तकनीकी आत्मनिर्भरता से ही भारतीय सेनाएं भविष्य की जंगों के लिए पूरी तरह सक्षम होंगी। अगली खबर में है, मोदी की जन्मतिथि पर नमो ऐप पर सेवा पर्व लॉन्च हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जन्मतिथि पर बुधवार को नमो ऐप पर एक अनूठा डिजिटल अभियान सेवा पर्व 2025 शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों की सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करना और उनका भागीदारी को बढ़ाना है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें PM मोदी की सेवा भावना का सम्मान करते हुए देशवासियों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस अभियान में कुल 9 गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिनमें सेवा कार्यों में सहभागिता सहित मोदी और स्वयं के गुणों के मिलान जैसी रोचक प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। PM के संकल्पों से देशवासियों को भी जोड़ेगा यह अनूठा डिजिटल अभियान। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर 4 धाम में विशेष पूजा अर्चना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं जन्मतिथि पर उत्तराखंड में चारों धाम सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। तीर्थ पुरोहितों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर समिति के अधीनस्थ सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन करने के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। मोदी ने भारत के साथ साथ विश्व मंच पर प्रभाव छोड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वीं जन्मतिथि पर बुधवार को अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विश्व भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मोदी को बधाई संदेश वाले कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने PM को बधाई देते हुए कहा, आपने सरकार के मुखिया के रूप में अपने कार्यों के माध्यम से अपने देशवासियों का बड़ा सम्मान अर्जित किया और विश्व मंच पर खासा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। पुतिन ने कहा कि आप हमारे देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी भारतीय सहयोग विकसित करने में बड़ा व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। वहीं दुनिया के टॉप 100 स्कूलों में अब 3 भारतीय प्रबंधन संस्था भी शामिल हो गए हैं। तो QS ग्लोबल MBA, ऑनलाइन MBA और बिजनेस मास्टर रैंकिंग 2026 के अनुसार 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM बेंगलोर, अहमदाबाद और कलकत्ता दुनिया के शीर्ष 120 स्कूलों में शामिल हो गए हैं। लंदन स्थित QS ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष भारत के 14 संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हैं। इनमें से 3 दुनिया के टॉप 100 में शामिल हैं। बयान के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर एक स्थान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर, IIM अहमदाबाद 2 स्थान ऊपर चढ़कर 98वें स्थान पर और IIM कलकत्ता 64वें स्थान पर हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 स्थान ऊपर है। यह सफलता रोजगार क्षमता और निवेश पर लाभ के दृष्टिगत मजबूत स्कोर के कारण है।
वहीं रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं और चावल का सरकारी भंडार पहुंच गया है। तो सितंबर की शुरुआत में सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी सरकारी डाटा के अनुसार 1 सितंबर को गोदामों में 4.82 करोड़ मीट्रिक टन धान का भंडार था। यह 1 जुलाई को निर्धारित किए गए सरकारी लक्ष्य 1.35 मीट्रिक टन का करीब 4 गुना और पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 14% ज़्यादा है। इसी प्रकार गेहूं का भंडार 4 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया। डाटा के अनुसार 1 सितंबर को 3.33 करोड़ टन गेहूं सरकारी गोदामों में उपलब्ध था। यह सरकारी लक्ष्य 2.76 करोड़ टन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। चावल के रिकॉर्ड भंडार से भारत ज़्यादा मात्रा में इसका निर्यात कर सकेगा। वहीं बेहतर गेहूं भंडार सरकार को इस वर्ष के अंत में खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से संभावित मूल्य वृद्धि को रोकने की गुंजाइश देगा। वहीं पर एक ही प्लेटफॉर्म पर बीमा खरीद से लेकर क्लेम तक की सुविधा है। तो उसी के साथ अगले खबर में 10,500 रुपये तक सस्ते होंगे रूफ टॉप सोलर सिस्टम। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से एक सामान्य 3 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर सिस्टम 9,000 से 10,500 रुपये सस्ता हो जाएगा। इससे लाखों परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो जाएगा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़े पैमाने पर इसे अपनाने में तेजी आएगी। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को भी काफ़ी लाभ होगा। मंत्रालय के अनुसार लगभग 2.5 लाख रुपये की लागत वाला 5 HP का सोलर पंप अब लगभग 17,500 रुपये सस्ता हो जाएगा। 10 लाख सोलर पंप के पैमाने पर किसान सामूहिक रूप से 1,750 करोड़ रुपए बचा सकते हैं, जिससे सिंचाई अधिक किफ़ायती और टिकाऊ हो जाएगी। वहीं अगली खबर में है गाजा सिटी में भीषण लड़ाई, भारी खून खराबे की आशंका, भूख और भय के शिकार 6 लाख लोगों को हमलों से खतरा। तो संयुक्त राष्ट्र और विश्व समुदाय ने निंदा के साथ जताई चिंता। इजरायली सेना के सैनिक और टैंक बुधवार को गाजा सिटी में और अंदर तक पहुंच गए। वहां पर उनकी हमास लड़ाकों से भीषण लड़ाई चल रही है। सेना ने कहा कि हाल के दिनों में शहर पर 150 बार से ज़्यादा बमबारी की गई। हमलों से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। गाजा सिटी पर हमले की विश्व समुदाय की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 27 देशों के समूह वाले यूरोपीय संघ यानी EU ने फ़िलिस्तीनियों के दमन पर विरोध जताते हुए इजराइल पर जल्द कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। इजराइल सरकार ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए सैन्य अभियान चलाने की घोषणा अगस्त में की थी। हफ्तों तक शहर पर बमबारी और उपनगरों पर गोलीबारी करने के बाद इजरायली सेना ने मंगलवार से मुख्य शहर पर ज़मीनी कार्रवाई शुरू की। ताज़ा कार्रवाई में 30 फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। मृतकों में कई बच्चे और महिलाएँ शामिल हैं। 10 लोग अन्य स्थानों पर मारे गए हैं। इस प्रकार से अक्टूबर 2023 से अभी तक गाजा में मारे गए कुल फ़िलिस्तीनियों की संख्या 65,000 पहुंच गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो जैश के शीर्ष आतंकियों की स्वीकारोक्ति, संसद हमले व 26/11 के पीछे मसूद अजहर का हाथ। कहा कि भारत की कैद से छूटने के बाद अजहर ने बालाकोट को बनाया था ठिकाना। वहीं पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में नंबर 2 आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने अपने बड़ बोलेपन से फिर अपने आका व जैश सरगना मसूद अजहर और पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। इलियास ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमलों के साजिश रचने एवं उन्हें अंजाम देने में मसूद अजहर सीधे तौर पर शामिल था। नेपाल में जेएनजी विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस मना। तो नेपाल में सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्था बंद रहे क्योंकि देश ने जेएनजी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो गाजा सिटी में भीषण लड़ाई, भारी खून खराबे की आशंका, तो इसको देख चुके हैं। अगली खबर में है मलेरिया जैसे रोगों की हाथों हाथ जांच, कैंसर की भी प्रारंभिक पहचान। तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार की डिवाइस, तत्काल हो सकेगी रक्त, मूत्र, पसीने और लार से की जाने वाली जांच। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर से जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारा चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। इसी के साथ हमारे इस चैनल में JPSC से रिलेटेड तैयारी के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस ली जाती है, जिसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।